अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। फीफा वर्ल्ड कप के इब्तदाई मरहले की अगर बात करें, जिसके आगाज़ में ही बड़े दिलचस्प मैचेस जो हैं वो जारी है। केप वर्दी ने फिर कमाल कर दिखाया है और मुसलसल दूसरा मैच उरुग्वे के खिलाफ बराबर खेल दिया है। स्पेन ने सऊदीया को हराया है, जबकि ईरान ने मजबूत बेल्जियम को जीतने नहीं दिया। मिस्र की अगर बात की जाए तो मिस्र ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है और इस मेगा इवेंट को कौन जीतेगा, ये एक नई पेशगोई भी सामने आ गई है। ये प्रेडिक्शन किस टीम के बारे में की गई है, इस पर भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ फीफा हाइड्रेशन ब्रेक क्या है ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। पीसीबी के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में किसको क्या मिलेगा और क्या नई कैटेगरीज का मामला हल करना आसान होगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। विमेन टीम की अगर हम बात करें तो विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया और अब अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो इस वक्त विमेन टीम की जो परफॉर्मेंस चल रही है, क्या वजूहात हैं इसके पीछे, क्यों हम अब तक कोई मैच जो है वो इस तरह से नहीं जीत सके हैं और हम अपनी जिस मैच में रेजिस्टेंस दिखाते हैं उस पर भी खुश हो जाते हैं। पाकिस्तान हॉकी की बात करें, हॉकी टीम प्रो लीग में मुसलसल 12 मैचेस हार गई है और क्या कल भारत के खिलाफ वो अपने मैच में मुकाबला कर पाएगी। और इसके साथ साथ सबको इंग्लैंड का वीज़ा मिल गया, लेकिन कप्तान अमाद बट को क्यों ना मिल सका, ये भी एक मामला है जिसे समझने और समझाने की कोशिश भी करेंगे। हम भी जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एशियन गेम्स दस्ते के मुतवक्किल 43 एथलीट्स और ऑफिशियल से हाथ उठा लिया और अरकान की तादाद भी कम कर दी है। तो टॉपिक्स आपके सामने, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और सलीम खालिद साहब। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ, जाहिद साहब कहिएगा, अगर हम सबसे पहले केप वर्दी की बात करें, ये एक नई टीम है और अगर हम इसकी बात करें उरुग्वे जैसी टीम जो कि 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसके साथ इस तरह से मैच खेलना और फिर दूसरा इस तरह से मैच जो उन्होंने ड्रॉ खेला है, तो इस इमर्जिंग टैलेंट के हवाले से सबसे पहले क्या कहेंगे? हिफ्ज़ा, बुनियादी तौर पर तो फीफा वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, यानी कि मेगा इवेंट है। इतनी टीमें पहले नहीं होती थी और तवक्को थी कि शुरू से ही बोरिंग मैच होंगे और क्योंकि ग्रुप मैचेस हैं बहुत ज़्यादा हैं और 12 के ग्रुप बनाए गए हैं जिसमें 4-4 टीमें हैं। लेकिन इसके से हटकर अगर देखा जाए तो चंद टीमें हर वर्ल्ड कप में ऐसी आती हैं जो हैरान कुन कारकर्दगी पेश करती हैं, जिनमें आपने जिक्र किया केप वर्दी का 5.25 लाख आबादी है, एक छोटा सा जजीरा है, लेकिन देखें कितनी डिटर्मिनेशन है। गेम का मुजाहरा कर रहे हैं कि पहले ही उन्होंने जिसको टूर्नामेंट की फेवरेट करार दिया जा रहा था वो स्पेन की टीम थी, उसके साथ उन्होंने ड्रॉ मैच खेला जिसमें वुजनहा जो उनके गोलकीपर हैं, आपको याद होगा, उन्होंने कमाल खेल का मुजाहरा किया। कितनी ही ट्राइयाँ उन्होंने नाकाम बनाई और फिर रातों ही रात तो उनके फॉलोअर्स कितने बड़े और वो सुपरस्टार बन गए। फिर याद होगा कि वहीं पर उन्होंने कहा था कि मेरी वालदा भी आना चाहती थी लेकिन वीज़ा फ़ीस की वजह से नहीं आ सके, यहाँ तक कि फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने या फीफा ने उनकी फ़ीस भी माफ़ कर दी कि वो देख सकें। इसी तरह से आज उनका दूसरा मैच था, उन्होंने उरुग्वे के ख़िलाफ़ जो है मैच खेला, 2-2 गोल से बराबर रहा। और दूसरा मैच जो कल एक इंटरेस्टिंग था, जो कम अज़ कम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, वो ईरान का मैच था जो बेल्जियम के साथ उन्होंने खेला, वो ड्रा हुआ 0-0 से। उनके गोलकीपर ने भी बहुत ही शानदार खेल पेश किया और तकरीबन 60 ट्राइयाँ ऐसी थी जो ईरान के गोलकीपर अली रज़ा उनका नाम है, उन्होंने वो बचाई हैं। तो मैच जो है अब टेम्पो बनता जा रहा है। स्पेन से तवक्को थी कि स्पेन जीतेगा और 4 गोल से वन साइडेड जीत गया और दूसरा मिस्र ने 3 गोल किए जिसमें मोहम्मद सलाह ने भी बड़ा शानदार गोल किया। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो अब टेम्पो बनता जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये राउंड ऑफ 13-2 में दाखिल होगा तो यकीनी तौर पर मैच देखने वालों को बहुत ज़्यादा और दिलचस्प मैच दिखेंगे और फीफा का बुखार डे बाई डे इसमें बढ़ता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। यूसुफ, अगर हम गुज़िश्ता रात के जो 4 मैचेस हैं उनकी बात करें, अगर हम स्पेन, सऊदी अरेबिया की बात करें, बेल्जियम, ईरान की बात करें, उरुग्वे और केप वर्दी की बात करें, इजिप्ट की और न्यूजीलैंड की बात करें, तो आपको क्या लगता है? हम स्पेन के, जैसे कि जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, अर्जेंटाइन की तरह वो भी पहले मैच में केप वर्दी से जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। आपको क्या लगता है अब तक के जो मैचेस चल रहे हैं और अगर हम गुज़िश्ता रात के भी मैचेस की बात करें, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मैच कौन सा लगा आपको? देखिए, मेरे ख्याल में जो ईरान और बेल्जियम के दरमियान मैच था, इसको अभी तक मैच ऑफ द टूर्नामेंट कहा जा सकता है। उसमें जो ख़ास बात थी वो उनके जो ईरानी गोलकीपर हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि वो एक चरवाहे थे और उनकी वजह से यकीनी तौर पर एक चरवाहे का यहाँ तक पहुँचना मेरे ख्याल में उनके लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है, बल्कि ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान की जिस तरह के अब हालात हैं और यही वजह कि उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं इराक़ी, उन्होंने भी उनकी तारीफ़ की है। सोशल मीडिया पर इस वक्त वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं
उसकी वजह ये कि जो उनके हालात है, जिस तरह उन्होंने ईरान की टीम यहाँ पर पहुँची और ख़ासतौर पर उनके जो गोलकीपर हैं, आपको बताया कि वो चरवाए थे, वहाँ से उनको फुटबॉल का जुनून हुआ। और 2018 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उनको एक शोहरत मिली थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पेनल्टी किक को रोका था जो रोनाल्डो की थी। तो ये मेहनत और इस्तकामत की एक अच्छी मिसालें सामने आ रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। ना सिर्फ अली रज़ा बल्कि जितने बाकी जो गैर मारूफ क्लब्स हैं, गैर मुल्क उनकी टीमें यहाँ पर पहुँची हैं ममालिक की, उनकी तरह जिस तरह उन्होंने जोश जज्बे से परफॉर्म किया है, तो ये किसी भी टीम के लिए एक मैं समझता हूँ कि ख़तरे की घंटी है। कोई भी टीम शायद 32 के राउंड में पहुँच ना पाए, लेकिन किसी भी टीम को अपसेट ज़रूर कर सकती है। और यही कुछ हमने देखा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कैप वर्दी का, इस तरह ईरान की टीम ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दूसरी जो टीमें हैं, सारा कॉव की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तो मेरे ख्याल में अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं, इसको कोई भी किसी भी गेम को हम ये नहीं कह सकते ये गेम एक तरफा था। हाँ, अलबत्ता सऊदी अरब की टीम का जिस तरह हम 4 मैचेस 4 गोल से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, उसका थोड़ा सा सबको अफसोस हुआ कि सऊदी अरब की तैयारियाँ अच्छी थी और लोग उम्मीद कर रहे थे कि सऊदी अरब की टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जिसकी वजह से ये भी एक मैंने खबर पढ़ी है कि जो वहाँ पर सऊदी शहरी थे, उन्होंने अपना जो टीवी सेट वो भी तोड़ दिया, क्योंकि उनको उनकी ख्वाहिश थी कि सऊदी अरब की टीम जीते, लेकिन स्पेन के हाथों नाकामी के बाद यकीनी तौर पर उनके लिए इससे बड़ा सेटबैक नहीं था। सही। सलीम खालिक साहब, अगर हम प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करें तो वर्ल्ड कप में जो दुनिया भर में जो पेशगोइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है, किसी भी तरह का वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट से रिलेटेड हो, फीफा की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी जो पेशगोइयों का सिलसिला है ना, वो शुरू हो गया है। तो आप क्या समझते हैं जो नई पेशगोई हमारे सामने आई है और जिन जिन मुल्कों के नाम सामने आए हैं, आपको लगता है कि वो कितना हैरानकुन है? पेश गोई इस बार तो ऑक्टोपस से नहीं करवा रहे, वरना तो पहले तो ऑक्टोपस से पेश गोई होती थी मैच की। मेरा ख्याल है कि जो फुटबॉल है या कोई दूसरे गेम्स हैं उसमें पेश गोइयों का इतना ताल्लुक है नहीं। असल तो वही है स्किल्स और मैच वाले दिन कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। जिस तरह अभी ये ईरान की बात हुई, ईरान के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह से वो लोग मैच ड्रॉ करेंगे। अली रजा की जितनी तारीफें हो रही है, पॉलिटिकली ईरान ने इसका बड़ा फायदा उठाया और काफ़ी ज़्यादा उनके हवाले से पिक्चर्स भी अपनी जो उनके पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने शेयर की इसको। फिर कल मैच में इनके काफ़ी सारे मद्दाह भी आए हुए थे जो हौसला अफजाई कर रहे थे, जिसकी की वजह से जो ईरान की टीम जब मैच ख़त्म हुआ तो एक हैंड रिटन नोट उन्होंने लिखा और वो दीवार पर लगा कर गए अपने फैंस के लिए, जिसमें उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया था। तो अभी तक अगर हम एक चीज़ नोट करें इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में, जो गोल कीपर्स हैं उनका खेल बड़ा अच्छा है, चाहे वो किसी भी टीम को, ईरान के हो, कैप वर्डे को, दूसरी टीमों के अगर हम देखें तो गोल कीपर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं नुमायाँ। एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी थी कि रेड कार्ड्स जितने दिखाए जा रहे हैं उसकी भी तादाद बहुत बढ़ गई है पहले के मुकाबले में, यानी इस दफ़ा रफ खेल भी ज़्यादा हो रहा है, ओन गोल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड वगैरह शायद बन रहा है। तो अभी तक फुटबॉल वर्ल्ड कप में जो असल मुकाबला तो 32 से शुरू होगा, राउंड ऑफ 32 से, लेकिन अभी जो पहला, जैसे जाहिद साहब फरमा रहे थे कि होता ये है कि शुरू में जो मैचेस होते हैं यही लगता है कि यार ये तो बस ऐसी रस्मी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं इतनी सारी टीमें 48, लेकिन ये जो छोटी टीमें हैं जो जिनसे इतनी उम्मीदें नहीं हैं उनकी भी परफॉर्मेंस हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये बस खाना पूरी के लिए आई है। अच्छा इंटरेस्टिंग मुकाबला हो रहा है और बाकी जो पेशगोइयाँ वगैरह हैं वो जब हम अगले राउंड में पहुंचेंगे तो ज़रा ज़्यादा और क्लियर होगी चीज़। एग्जैक्टली कौन बुनियादी तौर पर ये था, थोड़ी सी बात बढ़ाना चाहता हूँ। जोशम क्लेमेंट जो है ना, जर्मनी के एक साइंसदान है और उन्होंने जो प्रेडिक्शन अभी जिस तरफ आपने इशारा किया, उन्होंने इस तरह नहीं की जैसे बाकी नजूमी करते हैं, वो नजूमी नहीं है। उन्होंने स्टैटिस्टिकल अपना कोई रिकॉर्ड मरतब किया हुआ है जिसमें हर प्लेयर की परफॉर्मेंस, उसकी गोल एवरेज, उसका गोल करना, रेड कार्ड मिलना, उसकी बुनियाद पर करते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने जो पिछली 3 प्रेडिक्शंस की थी वो तीनों दुरुस्त साबित हुई। जर्मनी के जीतने की, फिर उसके बाद फ्रांस के जीतने की, और जो पिछला वर्ल्ड कप था उसमें अर्जेंटाइन जीता था। तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर जिस टीम को शुरू में फेवरेट करार नहीं दिया जा रहा था, उन्होंने कहा है कि हालैंड जीतेगा इस दफ़ा वर्ल्ड कप। अब ये सही होती है गलत होती है बात की बात है। और इसके अलावा भी बात उन्होंने हैरानकुन प्रेडिक्शन और एक तो उन्होंने कहा जी क्वार्टर फाइनल में जो है ब्राज़ील को हरा देगी जापान की टीम। दूसरा उन्होंने कहा है कि क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा अर्जेंटाइन का
और पुर्तगाल का, जिन पर सबकी नज़रें होती हैं, रोनाल्डो और मेसी का। तो इस तरह से डिफरेंट उनकी प्रेडिक्शंस हैं। अब किस हद तक कामयाब होती हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन लास्ट उनकी 3 जो है वो दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। चलें, लेट्स सी कि जो पेश गोई प्रेडिक्शंस हमारे सामने आ रही हैं वो किस हद तक, जो अब तक रिकॉर्ड चल रहा है वो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन लेट्स सी। इसके साथ साथ जाहिद साहब, अगर हम जो एक हाइड्रेशन ब्रेक है फीफा में, इस पर अगर हम बात करें, ये क्या ब्रेक है? बिकॉज ये प्लेयर्स की वेलफेयर के हवाले से बात की जा रही है, इसके पीछे क्या आप समझते हैं, क्या वजह है? ऐसा जब स्टार्ट हुआ फीफा वर्ल्ड कप या इसकी डेट्स तय की गई थी, तो वहाँ के मुकामी जो है महकमा मौसमियात, उन्होंने कहा था कि 104 में से 80 मैचेस ऐसे होंगे जिनको शदीद गर्मी होगी, जिनमें प्लेयर्स को भी नुकसान हो सकता है, फैंस को भी नुकसान हो सकता है। 20 मैचेस के बारे में ये कहा गया था कि हो सकता है कि उनको चेंज कर दिया जाए, उनके वेन्यू चेंज कर दिया जाए। तो उस वक्त फीफा ने ये सोचा कि इनमें जो है हाइड्रेशन वाली एक गैप रखना चाहिए, दोनों हाफ्स में 3-3 मिनट का मैंडेटरी कर दिया उन्होंने। इससे पहले ये होता था कि मैच रेफरी की सवाबदीद होती थी। अगर वो ये देखते थे कि बहुत गर्मी है शदीद और प्लेयर्स थक गए हैं, उनको पानी की ज़रूरत है, तो फिर वो जब मुनासिब समझते थे तो वो वक्फा देते थे 3 मिनट का। अब इन्होंने क्योंकि लाजमी पाबंद कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि उसका फ़ायदा उठाया फिर उनके स्पॉन्सर्स ने, और हो सकता है फीफा का ही कमर्शलाइजेशन इसके पीछे हो, क्योंकि जो ऑफिशियल उनके टीवी चैनल उनको दिखा रहे हैं तो वो लाखों और करोड़ों में वो 3 मिनट की जो ऐड है उनके डबल या ट्रिपल रेट्स पर चल रही है। और दोनों हाफ में 3-3 मिनट का ये जो है ना वक्फा दिया जाता है। और कनाडा जैसा मुल्क जहाँ पे ठंडा है, मौसम बेहतर है, वहाँ भी क्योंकि मैंडेटरी कर दिया है तो लाजमी ये वक्फा दिया जाता है। इससे थोड़ा सा देखने वालों को टेम्पो भी टूटता हुआ नज़र आता है कि जब प्लेयर्स में गर्मा गर्मी जारी है और मैच अपने आबोताब से जारी है, बाहर कोचेज़ भी हीट ऑफ द मोमेंट है, लेकिन उस वक्त आपको ब्रेक दे देना थोड़ा सा ज़रा अचंभे की बात दिखाई देती है, मुख्तलिफ दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। इस पे काफी एतराज कर रहे हैं, मैंने पढ़ा मुख्तलिफ जगह पे कि प्लेयर्स भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो 4 हाफ इन्होंने एक तरह से कर ही दिए हैं इसमें। और यही बात मीडिया में रिपोर्ट हो रही है कि ये किया इसीलिए गया है कि जो टेलीविजन चैनल्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो ऐड वगैरह चलें और उससे हो, क्योंकि यही बात आ रही है कि जो मैच का एक टेम्पो बना होता है एकदम वो रुक जाता है। और वाकई गर्मी का तो था, लेकिन इसके लिए ज़्यादा अच्छा ये अगर किया जाता कि जो मखसूस इलाके जिनके बारे में पहले से पेश हुई थी कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी या इन मैचों में ऐसा, क्योंकि वहाँ अमेरिका वगैरह में, कनाडा, इधर तो सब पता लग जाता है पहले किस दिन किस तरह का मौसम रहता है, वहाँ पहले से 1-2 दिन पहले डिसाइड कर लेते या इससे पहले कि इन मैचों में होगा। लेकिन इस वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। और जो कुछ लोग अमेरिका के कुछ वेन्यूज़ हैं उनका जो मैदान है, जो पिच है, उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। कुछ प्लेयर्स वो भी कह रहे हैं थोड़ी अनइवन किस्म की है, तो काफ़ी मसाइल भी साथ में चल रहे हैं पीछे। बिल्कुल। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं यूसुफ। अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अगर हम बात करें पीसीबी की जानिब से जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, किसको क्या मिलेगा, कैटेगरीज़ का मामला जो है हमें वो भी आसान नहीं लग रहा। और इसमें ये कहना कितना दुरुस्त होगा कि जो रेड बॉल की अगर हम बात करें, उस क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए भी क्या कोशिश की गई है? देखें, पॉलिसियाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पहले भी बनाई गई थी, लेकिन उस पर कोई 100% अमल नहीं हो सका। अब लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला कर लिया है कि किसी भी तौर पर किसी भी चीज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो डोमेस्टिक खेलेगा उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और जो जिसकी फ़िटनेस अच्छी होगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसको ही कंसीडर किया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम यकीनी तौर पर इस तरफ कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक जामे हल तलाश करके एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए जिस पर तमाम क्रिकेटर्स भी खुश हों। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहता है कि हमारी जो फील्डिंग का मेयार बेहतर हो, फिटनेस का मेयार बेहतर हो, खिलाड़ियों की स्किल में इजाफा हो, और उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को वो तरजीह दें। तो मेरे ख्याल में आइंदा चंद दिनों में ये सारी चीज़ें तय कर ली जाएंगी। इस हवाले से खिलाड़ियों को भी एतमाद में लिया गया, और मेरी बात खिलाड़ियों से बात भी हुई, वो खुश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों से। और उन्होंने कहा कि अभी तक जितनी भी बातें हुई हम उसको ओन करते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट उसका मेयार बेहतर हो। क्योंकि बहुत से लोग पूछते थे माजी में जिनकी वजह से खिलाड़ी को ज़्यादा फ़ायदा होता रहा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जो मकासद वो हासिल नहीं कर पाया। अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह रेड बॉल क्रिकेटर्स को इज़्ज़त दी गई है, उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, उनको ये भी साथ साथ दूसरी इमरात भी देने की कोशिश की जा रही है, और ये भी पाबंद किया जा रहा है कि तमाम खिलाड़ी 5-6 मैच कम से कम डोमेस्टिक मैचेस खेलें। हम अक्सर गिला करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जब टीम का हिस्सा बनते हैं तो वो डोमेस्टिक मैचेस बिल्कुल नहीं खेलते। उस हवाले से यकीनी तौर पर जो
आइंदा आने वाले दिन होंगे उसमें हम देखेंगे कि शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम और दूसरे जो क्रिकेटर्स हैं बाद जो डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ तवज्जो नहीं देते, उनको भी मजबूरन खेलना पड़ेगी, वरना उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से जो मराहत है वो शायद ना मिले। बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो नया ग्राफ सेट किया जा रहा है, और फिर अगर हम अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बात करें वो नीचे जा रहा है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा, इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले सलीम साहब, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि कैटेगरीज बड़ी हैं तो कोई डिस्प्यूट बढ़ेगी? फिर इसके साथ साथ जिस तरह से अब ट्रैक्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, और अगर हम इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बात करें वो उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, बट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज़ें हैं कुछ उनमें इजाफा किया गया है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? आपने आकिब जावेद का इंटरव्यू देखा होगा एक्सप्रेस न्यूज का, जो उन्होंने दिया था, हमारे ऑफिस आए थे वो, उन्होंने बड़ा साफ अंदाज में ये सारी बातें बताई। जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारे स्टार क्रिकेटर हैं उन्होंने तो डोमेस्टिक मैचेस खेले ही नहीं है जितने मरतूबा हैं, तो उनका क्या होगा? सबसे बड़ी चीज ये है। तो उन्होंने बताया था कि वो होल्ड पर होंगे उनके कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनको पैसे नहीं मिलेंगे इस दौरान, और जब वो मतलूबा तादाद में मैचेस खेल लेंगे तो उनके बकाया जात अदा किए जाएंगे। ये एक बड़ा इशू है क्योंकि इसमें बाबर और शाहीन, इन लोगों के भी फिर कॉन्ट्रैक्ट इनको होल्ड पर रखने पड़ेंगे। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है, लेकिन अमल नहीं होता था। जैसे यूसुफ साहब ने भी जिक्र किया कि इस बार कोशिश यही है कि जो ये चीज़ें हैं, फिटनेस और डोमेस्टिक मैचेस, ये सारा इन पर अमल किया जाए। जो तजावीज़ हैं जो आकिब जावेद ने भी बताई और मैंने पढ़ा भी, वो बहुत अच्छी हैं। अगर उन पर इम्प्लीमेंट हो गया, 70-80% भी हो गया, तो इसका पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि नाम बड़े होते थे तो वो अपने हिसाब से चलते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस है और इम्प्लीमेंट करवाएगा इन चीज़ों पे। और मुझे लगता है कि अगर हो गया इम्प्लीमेंट तो इंशाल्लाह बेहतरी आनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस में, फिटनेस पे और बाकी सारी चीज़ों में। अब देखना ये है कि जो नाम आते हैं वो किस तरह से होते हैं। अगर फिर वही हुआ कि 1-10 साल के लिए छूट दे रहे हैं, चलो अगले साल से इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीज़ों पे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। करना है तो इसी साल से इम्प्लीमेंट करें, होल्ड वाली जो चीज़ है वो करें कॉन्ट्रैक्ट, ताकि प्लेयर्स को सबक मिले और इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और अपनी फिटनेस पे भी ज़्यादा तवज्जो दें। जब भी डोमेस्टिक मैचेस हों उनमें भी हिस्सा लें, फिटनेस का खास तौर पर ख्याल रखें। सही। जायद साहब, अगर हम वुमेंस के ज़रा कारकर्दगी के हवाले से भी थोड़ी डिस्कशन करें, क्यों हमारी टीम जो है, जैसे आयरलैंड में उन्होंने परफॉर्म किया था, क्यों जीतना भूल गई है? 124 रन का टारगेट था वो पूरा नहीं कर सके। अब अच्छी टीम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी अगर हम बात करें, उनसे भी मुकाबला है। असल मसला कहाँ पर है? कॉम्बिनेशन का है? किस चीज़ की वजह से हमारी जो टीम है वो इस तरह से परफॉर्म कर रही है? ऐसा देखें, पै दर पै शिकस्तों से कम ये तो हुआ कि विमेंस क्रिकेट पे भी अब मीडिया बात करने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया भी और सोशल मीडिया भी, पहले इसके इग्नोर किया जाता था, इस पर बात ही नहीं की जाती थी। आपको याद होगा जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे आई थी जो कराची में मैचेस खेले गए। जिम्बाब्वे की टीम 6 या 7 साल पहले जो है उनको ये स्टेटस मिला है, और पाकिस्तानी टीम को तो 25-30 साल हो चुके हैं, और उनसे जीतकर हमने बहुत सी खुशियां मनाई थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें कोचेज़ में और टीम मैनेजमेंट में इनमें चेंजेस आई जाती हैं। प्लेयर तकरीबन वही हैं, कोई 1 या 2-3 बाहर होती हैं, जो एक सीरीज़ में बाहर होती है दोबारा फिर वापस आ जाती है, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती। इसका हल बज़ाहिर तो यही लगता है कि नया टैलेंट तलाश करना पड़ेगा, अंडर 19 या A टीमों से, वहाँ से बच्चियों को या लड़कियों को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन हालिया दिनों में अगर देखें कि जिम्बाब्वे के बाद जैसे ही टीम गई है, आयरलैंड से ले लें, वहाँ पे 3 मुल्की टूर्नामेंट था, पहला मैच वेस्ट इंडीज़ से टीम हारी, एक आध बारिश की नज़र हो गया, फिर वर्ल्ड कप के वार मैच 1 हारे, 1 में बारिश हो गई, उसके बाद 3 मैच मुसलसल पाकिस्तान हार चुका है। और सबसे ज़्यादा जो चौंका देने वाली बात थी, अफसोसनाक बात थी, वो बांग्लादेश के खिलाफ था। 123 रन पे इन्होंने रोक लिया बॉलर्स ने। इब्तदाई पावर प्ले में तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। फातिमा सना देखें तो ओवरऑल कप्तान बहुत अच्छा खेल रही हैं। अगर फातिमा सना के साथ चंद सीनियर प्लेयर्स भी तावन नहीं कर रही, जिसको हम कह सकते हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ तो PCB को जो है ठोस किस्म का कदम उठाना पड़ेगा ताकि इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। अब आगे ऑस्ट्रेलिया की टीम है, एक बांग्लादेश, नीदरलैंड, लगता था कि शायद विमेन टीम इनसे जीत जाएगी और फिर ज़रा टीम का मोराल भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अफसोसनाक परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर देखी जाए, पिछले वर्ल्ड कप से लेके और पिछले T20 से लेके अब तक। यूसुफ, हम सिर्फ अगर क्रिकेट में ही इस तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं देख रहे हैं, हम प्रो लीग की बात करें। पाकिस्तान का कल भारत के साथ मैच होगा लंदन में, मुसलसल 12 मैचेस जो एक टीम हारी हो, उससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? देखें, ये हम थोड़ी सी तवक्को रख सकते हैं कि जो 2025 में अक्टूबर में सुल्तान जोहर कप में मैच हुआ था दोनों टीमों के दरमियान, वो 3-3 गोल से बराबर रहा था।
तो आपको पता है कि हम माजी में जितनी भी नाकामी हमें मिली, लेकिन जब मीडिया के साथ मैच होता है तो फिर एक नया जज्बा होता है, नया जुनून होता है खिलाड़ियों के दरमियान। और यकीनी तौर पर प्रो लीग में हम 12 मैच हार चुके हैं। पाकिस्तान का इस लीग में अपनी जगह बरकरार रखना तो मेरे ख्याल में नामुमकिन सी बात दिखाई दे रही है। एक जज्बा है, जज्बे की वजह से यकीनी तौर पर हो सकता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी अच्छी गेम खेलें और पाकिस्तान को कामयाबी दिलाने की कोशिश करें, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हॉकी के हवाले से हर तरफ नाकामी हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके बाद चूँकि वर्ल्ड कप खेलना है तो कम से कम ये ज़रूर फ़ायदा होगा कि प्रो लीग में हम जितने ये 16 मैचेस खेलेंगे उससे तजर्बा मिलेगा और अपनी खामियों को हमें दोबारा आकर बस हम हर वक्त सीखते ही रहेंगे। जीत कब मिलेगी हमें, हम हर जगह सीखने के लिए चले जाते हैं। हमारी कौन सी बुनियादी तालीम का मसला है वो पूरी नहीं हो रही है, और फिर हमारे ऑफिशियल्स चले गए, हमारे कोचेस चले गए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अमाद भट्ट के वीज़े का क्या मसला है, कैप्टन ही नहीं है। देखें कप्तान के हवाले से जो सुनने में यही आ रहा है कि कप्तान इससे पहले जब इंग्लैंड गए थे वहाँ क्लब के साथ इनका मुआहदा था और क्लब के कुछ मैचेस बाकी थे जिसका जो वहाँ का स्टे का टाइम था वो पूरा हो गया था। क्लब ने ये यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र हैं, अपने मैचेस खेलें, हम अपना जो वीज़ा आपका एक्सटेंड करवा लेंगे, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से उनका वीज़ा इश्यूज़ में मसाइल हुए हैं। अब वो बेल्जियम से वापस लाहौर आ चुके, आज उनका इंटरव्यू भी था दोबारा एम्बेसी में, लेकिन ये कि कल के मैच में तो वो दस्तयाब नहीं हुआ। कल उनकी जगह अबू बकर हमें वहाँ पर कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है कि आने वाले मैचेस में अगर वीज़ा मसाइल हल होते हैं तो फिर कप्तान साहब भी वहाँ पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी सीख लेंगे कि जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है वो पहले पूरी करनी है। सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ। टाइम खत्म हो गया और मैंने आपसे सवाल जो है वो थोड़े लंबे कर लिए हैं। कोई बात नहीं, कल टाइम पे प्रोग्राम जो है वो हम क्लोज करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।